अच्छा, अब देखें, मैं आपको शेयर वो कर दूंगा हर चीज़ ना। ठीक है, ये इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। देखें अब होता क्या है, जब भी वेन एवर वी टॉक अबाउट द एटम ना, वेन एवर वी टॉक अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, देयर आर थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट कम्स इन आवर माइंड ना। तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे जहन में आते हैं जब भी हम एटम्स के बारे में बात तो करते हैं। तो तीन पार्टिकल्स जो है वो हमारे जहन में आते हैं ना। अब वो पार्टिकल्स हैं कौन कौन से? एक है एटम, ओ सॉरी, एक है प्रोटॉन, देन सेकंड वन इज न्यूट्रॉन, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन. So basically we have five, basically we have three subatomic particles here. ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अब इनके वो बारे में हमने वो पढ़ना है स्पेशली कि ये होते हैं क्या है, क्या इनकी लोकेशन है, क्या इनका वो मास होता है, क्या इनके ऊपर वो चार्ज होता है. तीन चीजें हमने इनके बारे में जो है वो यहाँ पे वो पढ़नी है. ठीक है. एक तो ये कि इनकी लोकेशन क्या होती है. ठीक है. सबसे पहले तो हमने ये पढ़ना है कि भाई इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर जो है ना वो रहते हैं, इनका घर क्या है. ठीक है. फिर देन इनका रिलेटिव चार्ज क्या है. देन इनका जो है वो ना रिलेटिव मास क्या है. ठीक है. सबसे पहले हम इनके बारे में क्या पढ़ेंगे कि भाई इनका घर क्या है, ये कहाँ पर रहते हैं, यानी लोकेशन क्या है. देन इनका रिलेटिव चार्ज क्या है. देन इनका रिलेटिव जो है वो मास क्या है. ठीक है, इनका मास क्या होता है, इनका चार्ज क्या होता है. देखो अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटॉन का जो घर होता है ना, वो होता है न्यूक्लियस. प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पर रहता है. न्यूट्रॉन भी क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पर रहता है. और जो इलेक्ट्रॉन है वो, उसका कोई वो घर नहीं होता, वो अराउंड द न्यूक्लियस शेल में वो रहता है. ठीक है. और जो रिलेटिव चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है ये पॉजिटिव वन. न्यूट्रॉन विल हैव अ जीरो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन इज हैविंग अ नेगेटिव वन चार्ज. वेयर एज द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज वन. For the neutron, it is also 1, and for the electron, we can say it is 0 or it is 1864. इन दोनों में से कोई भी जो है एक वो मास हमारे पास आता है, क्योंकि दोनों वो मासेस हमारे पास जो है वो कोड किए हो जाते हैं, ये बुक्स के अंदर भी और एग्जाम के अंदर भी. ठीक है. दोनों मासेस हमारे पास कोड किए ये हो जाते हैं, तो मैंने दोनों मासेस जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो लिख दिए हैं. ठीक है. अच्छा फिर देन, अच्छा अगर ये किसी को वो नोट करना है कि भाई मैंने करना है, तो वो नोट वो कर सकता है. ठीक है. अच्छा अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक बात को समझे. यहाँ पर जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ना कि ये जो मास है वो रिलेटिव है, या ये जो चार्ज है वो रिलेटिव है. मास और चार्ज क्या है, ये रिलेटिव है. रियल मास या रियल चार्ज ये हमारे पास तो नहीं है, ये रिलेटिव है. रिलेटिव का मतलब क्या है कि ना तो ये रियल चार्ज है, ना ही ये रियल मासेस हमारे पास है. अब इसका मतलब क्या है, दीज आर बेसिकली द रेशोस. ये हमारे पास क्या है, ये रेशोस है. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है ना, अगर मैं बोलूँ कि भाई प्रोटॉन जो है उसका, भाई अगर वो मुझसे बोले कि भाई, अगर मुझसे बोले कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज तो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है. तो देखो जो चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन पे, जो रियल चार्ज होता है, अगर मैं रियल चार्ज की बात करूँ ना, ये थोड़ी मुश्किल चीज है लेकिन ये पता होनी चाहिए कि भाई ये रियल चार्जेस तो नहीं है, ये रिलेटिव जो है ना वो चार्जेस है. दीज आर नॉट द रियल चार्जेस, दीज आर द रिलेटिव चार्जेस ना. तो अब देखो होता क्या है, जैसे कि हमारे पास ना यहाँ पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इट विल बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एंड द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज सेम, इज एग्जैक्टली द सेम, बट इट विल बी इन अ अपोजिट साइन. सेम होगा बट इट विल बी इन अ अपोजिट साइन, वो कूलम में हमारे पास हो. सही है. द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज वन -1.6 इंटू 10⁻⁻19. द चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, भाई सबसे पहले तो आ जाते हैं डिफरेंसेस क्या है. इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ वो नेगेटिव है, प्रोटॉन के साथ क्या है, ये पॉजिटिव है. अदर देन दैट दे डोंट हैव एनी डिफरेंस ना.
दे आर एग्जैक्टली द सेम, ये बिल्कुल 102% क्या है, सेम है। अब ये दोनों सेम है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मुझे किसी के ऊपर कोई चार्ज को लिखना है, जैसे कि वो फर्ज करो, अगर मुझे क्लोरीन के ऊपर चार्ज को लिखना है और क्लोरीन के ऊपर -1 वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मुझे पूरा चार्ज उसके ऊपर लिखना को पड़ेगा। अगर मैं पूरा चार्ज उसके ऊपर वो लिखूंगा तो जाहिर सी बात है ये मेरे लिए काफी हेक्टिक है। भाई मैंने ये, अगर मैं ये लिखूंगा तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो हम असल में करते क्या है, इन दोनों का रेशो जो है वो ले लेते हैं। क्या करते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पे को देखूं तो दोनों के जो मासेस हैं, दोनों के जो मासेस हैं वो दोनों का जो, सॉरी, मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो सेम है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो सेम है। तो हम इन दोनों को 1-1 कंसिडर तो कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। तो दोनों का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, वो सेम आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर मैं दोनों को आपस में डिवाइड करता हूँ तो दोनों का रेशो तो सेम आ जाएगा। सही है, लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस किसका है, चार्ज का। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इस वजह से, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, इसका ये है और इसका ये, दोनों का एग्जैक्टली सेम है, तो अगर मैं दोनों को वो कट करता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका भी क्या आ जाएगा, 1। तो मैंने इसको बोल दिया -1 और इसको मैंने क्या बोल दिया, +1। तो ये जो हमारे पास जो चार्ज आ रहा है, प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो इस वजह से आ रहा है, ये इसका रेशो है। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो इस वजह से आ रहा है, ठीक है। एक तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर देन ये जो मासेस हैं ये भी रिलेटिव जो वो मास है, रियल मास हमारे पास तो नहीं है। अब ये मासेस के पीछे क्या वो कहानी है पूरी, वो ये है कि भाई अब यहाँ पे जो हमारे पास जो मास होता है ये प्रोटॉन का, जो हमारे पास प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी हैविंग सेम मास ना, इनका मास एग्जैक्टली सेम होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वर्सेस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31। अब एक सवाल है कि सर हम जो है इलेक्ट्रॉन के मास को जीरो क्यों कंसिडर कर रहे हैं, इसका भी कुछ ना कुछ तो मास है। ऑल्दो -31 में जा रहा है बट कोई मास है। इसी तरीके से प्रोटॉन का जो मास है उसको हम 1 कर रहे हैं कंसिडर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास को हम 0 कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। तो देखो उसके पीछे रीजन ये है कि इसका जो मास है प्रोटॉन का ना, इट इज 10⁻⁻27, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है इट इज 10⁻31। तो दोनों के जो मासेस हैं उनमें जमीन आसमान का जो है यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। दोनों के जो मासेस हैं, इन दोनों के मासेस में जमीन आसमान का कब डिफरेंस आ रहा है, यानी कि प्रोटॉन का मास जो है वो 10⁻27 है, और इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻−31 है। यानी इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत ज्यादा जो है वो कम आ रहा है। यानी कि इसका मास -10⁻27, इसका 10⁻−31। तो इन दोनों के मासेस में प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का वो मास है वो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में बिल्कुल जीरो है, बहुत कम है। हम बोलते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का मास है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन, इट इज नेग्लिजिबल। ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये नेग्लिजिबल है, बहुत ही ज्यादा वो कम है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इसको इस तरीके से तो समझो कि भाई एक के पास जो है वो, आपको आप लोगों को पैसे से ही वो समझ आता है। एक के पास 1 लाख रुपए, एक के पास 1,000 है, 1 की है। तो आप जो जिसके पास 1 लाख रुपए होंगे और जिसके पास 1,000 होंगे, तो उन दोनों में क्या कंपैरिजन होगा। ये 1 लाख वाला 1,000 को क्या वो बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम जाओ वो यहाँ से, तुम गरीब हो। वो क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास तो कुछ भी वो नहीं है ना, तुम जीरो हो। इसी तरीके से यहाँ पे प्रोटॉन का मास जो है वो इतना ज्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पे प्रोटॉन का मास इतना ज्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है कि भाई तुम्हारा तो कोई मास है ही नहीं, तुम तो जीरो हो। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम हो जाता है, तो हम इसको जीरो सपोज जो है वो कर लेते हैं। या तो जीरो हम सपोज करते हैं या फिर 1/18
0.64 जो है वो सपोज हम कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इतना, ये वैल्यू भी थी वो कम आएगी कि दैट विल बी इक्विवेलेंट टू जीरो ही आती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, सही। तो इस वो तरह से हमारे पास ये रिलेटिव मासेस और रिलेटिव चार्जेस आते हैं वे हमारे। अच्छा देखें, अब हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना, सही। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, सही। देखिए, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है उसमें मिड में हमारे पास एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। ये भी मैंने बहुत वो बड़ा साइज न्यूक्लियस को बना दिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियस बहुत ही जो है वो छोटा साइज होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अराउंड शेल्स होते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अराउंड शेल्स होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पहले शेल्स में सिर्फ जो है वो ड्रॉ कर दूं, फिर हम न्यूक्लियस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, अच्छा आप देखो, मैं शेल्स बना वो कैसे रहा हूँ, कोई शेप नहीं वो बना रहा। ये जो मैं इस तरीके से बिल्कुल एक वो शेकी वो बना रहा हूँ, इसका पर्पस ही यही है कि शेल्स का कोई डेफिनेट शेप होता ही वो नहीं है। ये बनाने का जो मेरा रीजन है वो सिंपल सा वही है कि शेल्स का कोई शेप होता ही वो नहीं है, सिर्फ बनाने का ये रीजन है जो मैंने इतना शेकी आपके सामने बनाया है, ठीक है। पूरा राउंड इसलिए नहीं वो बनाया क्योंकि राउंड से ये आता है कि भाई इसका जो है ना वो राउंड शेप है। अच्छा, मुझे 1 मिनट का बस आप लोग को टाइम है, 1 मिनट का। 1 मिनट। असल में वो मेरा मोबाइल बिल्कुल ऑफ पे था, तो अगली क्लास के लिए मुश्किल हो जाती है, मैंने इसलिए। अच्छा अब देखें, हमारे पास जो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, ऊपर हमने अभी ये बात क्लियरली पढ़ी है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस में होते हैं, पर न्यूक्लियस में होते हैं। अब कुछ वो बातें देख लें। अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी न्यूक्लियस में होगा, और जो पूरे का पूरा मास है वो भी न्यूक्लियस में होगा। अब इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ पूरा। देखिए, हमारे पास जो पूरे का पूरा वो मास जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों किस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। सारे का सारा जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है इट विल बी इन अ न्यूक्लियस। जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा इट विल बी इन अ न्यूक्लियस, क्योंकि भाई देखो, दो स्पीशी हमारे पास हैं जो कि चार्ज कंटेनिंग होते हैं, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड वन इज प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव जो है वो चार्ज होता है, एंड सो ऑल द प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस, सो ऑल द पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर इन द न्यूक्लियस, ठीक है। सो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज किस में होगा, वो न्यूक्लियस में होगा। सेकेंडली, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में सिर्फ मास कंटेनिंग पार्टिकल्स होते हैं, सो जितना भी हमारे पास मास होगा वो सारे का सारा किस में होगा, वो न्यूक्लियस में होगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो मास कंटेनिंग ये पार्टिकल है। अभी तो हमने ये बात को सीखी है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वेनी रियल मास ना, कोई इसका मास ऐसा होता नहीं है। तो सारे का सारा मास न्यूक्लियस में होगा, और सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज विल बी इन न्यूक्लियस, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे। अब अब सुनो, ये शेल्स क्या होते हैं। देखो, मैंने अभी बताया था कि शेल्स मैंने एक शेकी को बनाए। ऐसा आपको ये लग रहा हो कि मेरा हाथ जो है वो कांप रहा है। देखो, होता क्या है कि शेल्स आर नॉट द फिजिकल रीजन्स। शेल किसी भी सूरत फिजिकल रीजन्स नहीं होते। शेल आर जस्ट इमेजिनरी रीजन, ठीक है। शेल्स KLMN, देयर आर 4 शेल्स इन आर कोर्स, ठीक है। 4 शेल्स हैं हमारे कोर्स में, KLM एंड N। देयर आर 4 शेल्स इन आर कोर्स ना। अभी जो शेल्स हमारे पास होते हैं, these shells are not the physical regions ना, ये कोई फिजिकल रीजन्स ये तो नहीं होते, these are the imaginary regions। ये इमेजिनरी जो है वो रीजन्स होते हैं हमारे पास, जो कि एनर्जी के ऊपर बेस वो करते हैं, एनर्जी डिफरेंस के ऊपर बेस वो करते हैं, सही है। इनमें क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये एनर्जी वो डिफरेंस के ऊपर वो बेस करते हैं।
कौन सी एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी, किस बात की एनर्जी? के जो न्यूक्लियस है ना हमारा, जैसे फर्स्ट करो ये इलेक्ट्रॉन है, देखो चार शेल्स हमारे पास हैं, ये के शेल हो गया, ठीक है। अब ये सबसे जो फर्स्ट शेल होता है वो के शेल होता है, ठीक है। अब जो के शेल है ना वो फर्स्ट शेल है। अब है क्या, मैंने क्या बोला, ये एनर्जी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे फर्स्ट करो ये इलेक्ट्रॉनिक के शेल में, अब ये जो न्यूक्लियस है ना, जो ये न्यूक्लियस है, ये कितनी एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। भाई न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव जब वो चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। nucleus is having a positive charge ना, so it will attract the electrons towards itself ना, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब वो कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये होता है शेल। यानी कि हमने स्पेसिफिक बाउंड्रीज जो है वो डिसाइड वो करी हुई है। हमने क्या किया हुआ है, स्पेसिफिक बाउंड्रीज जो है वो डिसाइड वो करी हुई है कि भाई अगर कोई न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इतनी रेंज में वो एनर्जी है, तो इट विल बी के शेल। अगर न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट विल बी एल शेल। जैसे कि फर्स्ट करो यहाँ पर हमारा ये हमने बोला कि भाई ये के शेल है, सॉरी एल शेल है, के तो हो गया, ये एल शेल है। यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा एल शेल है। अब हमने कहा कि भाई जो न्यूक्लियस है, जैसे लेट से हमने कहा कि भाई अगर न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को 20,000 की एनर्जी के अराउंड अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट विल बी इन अ के शेल, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेट से 2,000 की एनर्जी के अराउंड अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट विल बी इन अ हेल शेल, सही। और अगर अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा रिपीट करूंगा, उसमें आ जाएगा। उसमें भी नहीं आ रहा तो अगली बार भी करूंगा, देन उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे फर्स्ट करो के बाद आता है हेमशेल। अगर हमने बोला कि भाई अगर न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को 200 की एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट विल बी योर एम शेल, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एम शेल में। और अगर न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को लेट से 20 की एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट विल बी योर एन शेल, इट विल बी योर एन शेल। और एनर्जी के 20, आप देखो जितना दूर हम जाते जा रहे हैं एनर्जी कम होती जा रही है ना, जाहिर सी बात है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होगा, न्यूक्लियस सबसे ज्यादा एनर्जी उसके ऊपर अप्लाई वो कर रहा होगा। भाई अगर आप एसी के सामने वो खड़े हुए हो, तो आपको सबसे ज्यादा जो है वो ठंडक फील होगी। अगर आप एसी से दूर वो चले आओ, तो यू यू विल फील लेजर कि कोल्ड एयर ना। जब आप दूर चले आओगे तो जो ठंड है वो कम को लगेगी। सेम विद द फैन, फैन के नीचे को खड़े होगे तो हवा ज्यादा को लगेगी, फैन से दूर को चले आओगे तो हवा कम को लगेगी। तो होता क्या है, जिस तरह आपके ये ग्रेड होते हैं ना, कि भाई इतने पे ए स्टार बन रहा है, इतने पे ए पे बन रहा है, इतने पे बी बन रहा है, इतने पे सी पे बन रहा है। इसी तरीके से ये शेल्स होते हैं। यानी कि हम ये बोलते हैं कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अभी जो मैंने ये वैल्यूज लिखी हैं, ये खाली इमेजिनरी के वैल्यूज हैं, ये कोई रियल वैल्यूज तो नहीं है, ठीक है। ये कोई रियल वैल्यूज नहीं है, ये इमेजिनरी है। और होती लेकिन इसी को तरीके से ना, कि भाई अगर न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को 20,000 की एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट विल बी, सो द इलेक्ट्रॉन विल बी इन अ के शेल, तो वो इलेक्ट्रॉन के शेल में होगा। अभी एनर्जी यहाँ पे मैंने 20,000 बोली है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये आपको ये याद वाद कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, देन फिर उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है, अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन को 2,000 की एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हेल शेल है। और अगर जो उससे को कम की एनर्जी यानी 200 से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट विल बी इन एम शेल। और अगर उससे कम से कर रहा है, तो इट विल बी इन हैन शेल। तो इस तरीके से ये हमारे पास एनर्जीज होती हैं। यानी कि ये एनर्जी के डिफरेंसेस के ऊपर होता है। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा न्यूक्लियस, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जो अगर न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वो के शेल में होगी। फिर उसके वो बाद जिस एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वो हेल शेल। उसके बाद फिर एम शेल, उसके बाद फिर हैन शेल। तो इस तरीके से हमारे पास होती हैं। तो ये जो शेल्स होते हैं, दीज आर बेसिकली द
एनर्जी लेवल्स, और ये आगे जाके आप कहीं पे भी शेल का वर्ड सुनोगे नहीं, आप एनर्जी लेवल का ही वर्ड सुनोगे, ये आखिरी को बार है। या फिर हे लेवल्स में आप थोड़ा बहुत शेल का वर्ड सुन लोगे, बाकी आप ए लेवल्स का ही वर्ड वो सुनोगे, या फिर ऑर्बिटल्स का वर्ड को सुनोगे, ठीक है। ऑर्बिटल्स अलग चीज होती है। देखें, जो लास्ट चीज यहाँ पर हमारे पास आ रही है ना, वो ये आ रही है कि भाई हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इट विल बी, जो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ईच शेल कैन होल्ड आर, K can hold 2 electron, L can hold 8, M can hold 18, and N can hold 32 electrons. बट हम अभी ओ लेवल्स आईजीसीएसई में ये पूरे फिल नहीं वो करते, हम जो फिल करेंगे वो फिल करेंगे 2, 8, 8 एंड 8। 8 से ज्यादा हम किसी में भी एक्सीड नहीं वो करेंगे, ओनली इन ए लेवल्स एंड आईजीसीएसई, क्योंकि 8 के ऊपर ऑक्टेट अचीव हो जाता है। ऑक्टेट मीन्स कंप्लीट शेल हो जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी आ जाती है, सही है। तो अभी हमारे पास जो 32 तक इस शेल को फिल करने के लिए जो ऑर्बिटल्स का वो कॉन्सेप्ट चाहिए वो है नहीं। इसमें भी जो 18 तक फिल करने के लिए ऑर्बिटल्स का वो कॉन्सेप्ट चाहिए वो है नहीं। तो हम यहाँ पे ये ना तो 18 पे आएंगे ना ही 32 पे आएंगे, हम सिर्फ 8, 8 फिल करेंगे, सही। यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी सब शेल्स में 8, 8, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल होंगे। वैसे जो रियल इलेक्ट्रॉन्स जो कैपेसिटी है वो यही है, ये रियल कैपेसिटी है, 2, 8, 18 एंड 32। बट हम अभी जो फिल करेंगे वो मैक्सिमम 2, और उसके बाद मैक्सिमम 8 तक जाएंगे। अच्छा देखो, जो एल शेल है वो तो है ही, वो 8 ना, तो 8 ही फिल करें। बट भाई एम तो 8 से आगे पहुंचा सकता है, 18, और एन 32 तक जो ये पहुंचा सकता है, बट हम सिर्फ ये 8 पर है, क्योंकि इस 18 और 32 को फिल करने के लिए हमें ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट चाहिए, एस पी डी एफ जिसको हम बोलते हैं। बट वो अभी हमारे पास ओ लेवल्स या आईजीसीएस या जीसी में है वो नहीं है, वो ए लेवल्स में आएगा, तो ये हम ए लेवल्स में को करेंगे। ओ लेवल्स में हम सिर्फ 8 तक की फिल को करेंगे, सही।